हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का पेपर अगले महीने से स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके लिए जीके के नए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो साथ ही जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार केवल इंग्लिश और जीके पर ही डिपेंड रहता है, तो साथ ही आप तो इंग्लिश में 25 में से कम 22 प्लस स्कोर कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जीके में 25 में से लगभग 20 प्लस करना स्कोर बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन साथ ही अब आप कर सकते हैं, क्योंकि आज से जो हम नए प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें क्या होगा कि जो एसएससी के नए पैटर्न में सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस लेवल के एग्जाम हो रहे हैं उसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एमटीएस हवलदार का पेपर 10th लेवल का होने जा रहा है। तो इसमें साथ ही जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, बिल्कुल आपके ही पेपर में आने वाले सवाल होंगे। तो आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी साथ ही एग्जाम ओरिएंटेड पर, प्लस एग्जाम के नए पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप भी साथी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार करेंगे। ओके, और आप सभी का सही करने का टारगेट जो रहेगा वो 85 रहने वाला है। और नोट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। यानी आप चाहे इंग्लिश में पढ़िए चाहे आप हिंदी में पढ़िए, तो दोनों भाषा में ये क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगले मंथ यानी नवंबर के महीने में एमटीएस हवलदार का पेपर 110% स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो डेली क्लास देखिए सुबह 8 बजे मिलेगी और एक शाम 6:30 पर। 2 क्लास आपको बहुत ही अच्छे लेवल की मिलने वाली है। ओके साथी, चलिए तो आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। चलिए भाई, राइट आंसर दीजिए। चिट्टी बाबू एक प्रसिद्ध कौन से वादक है? बताइए, चिट्टी बाबू एक प्रसिद्ध कौन सा वादक है? तो याद रखिएगा बीड़ा वादक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्टर इन अ सीव पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? बताइए, नेक्टर इन अ सीव पुस्तक की लेखिका कौन है? तो याद रखिएगा कमला मार्कंडे हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सागा दावा किन 2 महीनों के बीच आता है? बताइए, बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सागा दावा किन 2 महीनों के बीच आता है? तो याद रखिएगा मई और जून के बीच में आता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत का वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है? बताइए, भारत का वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से कौन राज्य कार्यपालिका में शामिल नहीं है? तो पहले ये देखिए कि कौन राज्य कार्यपालिका में शामिल है। तो देखिए, राज्यपाल शामिल होते हैं, राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं ये भी शामिल होते हैं और मंत्री परिषद भी शामिल होते हैं। लेकिन साथ ही जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ये शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, त्रिशूल गंगा ये किस नदी की एक धारा है? बताइए, त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? तो याद रखिएगा गंडक नदी की है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, 1156 ईस्वी में जैसलमेर का किला किसने बनवाया था? बताइए, 1156 ईस्वी में जैसलमेर का किला किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा रावल जैसल ने बनवाया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत सरकार की एक योजना है जो कि किससे संबंधित है? बताइए, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत सरकार की एक योजना है जो कि यह आपका राजमार्गों से संबंधित है।
डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। तत्वों के वर्गीकरण में त्रिक यानी ट्रायड्स शब्द का उपयोग किसने किया था? बताइए, तत्वों के वर्गीकरण में त्रिक शब्द का उपयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा जोहान डोबेरिनर ने किया था। डी ऑप्शन जोहान डोबेरिनर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापकों में से एक नहीं था? बताइए, ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापकों में से एक नहीं था, तो कौन नहीं था? तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं थे। ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। सेनानी, कुलपा और ग्रामीण प्रमुख रूप से किस वेद में वर्णित कुछ पदाधिकार हैं? बताइए, सेनानी, कुलपा और ग्रामीण प्रमुख रूप से किस वेद में वर्णित कुछ पदाधिकार है? तो याद रखिए ऋग्वेद में है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी? बताइए, किस वर्ष में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा 1875 में की गई थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था? तो साथी आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। आप कहीं से पढ़िए लेकिन रिवीजन आप यहीं से करिए। ओके साथी, जरूर से जरूर डेली क्लास आप सुबह 8 बजे लेंगे और शाम को 6:30 पर लेंगे, तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। ओके, बताइए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था? तो याद रखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा 1961 में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। एशियाई फुटबॉल कप कितने वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? बताइए, एशियाई फुटबॉल कप कितने वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? तो साथी याद रखिएगा 4 वर्षों में एक बार आयोजित की जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे? बताइए, विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे? तो साथी याद रखिएगा राय बोलते थे। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? बताइए, किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो साथी याद रखिए ठोस का। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से किन राज्यों में भूमि सुधार उपायों का प्रभाव कार्यान्वयन किया गया? बताइए, किन राज्यों में भूमि सुधार उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन किया गया? तो याद रखिए केरल और पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के ऋण का सबसे अच्छा संकेतक है? बताइए, कौन सा सरकार के ऋण का सबसे अच्छा संकेतक है? तो याद रखिएगा राजकोषीय घाटा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। कंचनजंगा और केटू ये किसके नाम है? तो बताइए, कंचनजंगा और केटू ये किसके नाम है? तो पर्वत चोटियों के नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। गर्म दिन और ठंडी रातें उत्तरी भारत में किस मौसम की विशेषता है? गर्म दिन और ठंडी रातें उत्तरी भारत में किस मौसम की विशेषता है?
तो याद रखिएगा शीत ऋतु। तो यहाँ से मौसम आ चुका है शीत ऋतु। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपको दिन में गर्म महसूस होगा और रात में आपको कुछ ठंडी ठंडी मौसम मिलेगी, ये आपको यूपी में देखने को मिलेगा। जैसे उत्तरी भारत में कौन सा स्टेट है, यूपी है, तो आपको यहाँ पे अधिक देखने को मिलेगा। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का एक लोकप्रिय आभार व्यक्त करने वाला त्यौहार है? बताइए, मेघालय का एक लोकप्रिय आभार व्यक्त करने वाला फेस्टिवल है, वो कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो चाड लाहो है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किसने दी थी? बताइए, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किसने दी थी? तो यह एडविन हबल ने दी थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को, 1950 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था? बताइए, 1950 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो 67.5% था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के अवलोकन के लिए उपयुक्त होगा? बताइए, कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला के अवलोकन के लिए उपयुक्त होगा? तो बनावली होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को, निम्नलिखित में से किसे मृदंगम वादक के रूप में जाना जाता है? बताइए, किसे मृदंगम वादक के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा आरबी राघवन को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो सवाल है, जो ऑप्शन है, सेम यही आपके पेपर में आएंगे, एक भी ऑप्शन नहीं बदलेगा। ओके, देखिए, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 21A में दिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 28, ओलम की तर्ज पर पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया था? ओलम की तर्ज पर पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7 सिस्टर में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए, 7 सिस्टर में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है जनगणना 2011 के अनुसार? तो मिजोरम की है भाई, याद रखिएगा 7 सिस्टर राज्यों में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? बताइए, पानीपत की जो काबुली बाग मस्जिद है, इसका निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो बाबर ने करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी, आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे। आप देखिए, इंग्लिश में जो आपका SSC MTS हवलदार एग्जाम होता है, वो केवल 2 ही सब्जेक्ट पे टिका रहता है, एक इंग्लिश पर और एक जीके पर। इंग्लिश में आप जैसे कि 25 क्वेश्चन इंग्लिश से आएगा और 25 क्वेश्चन जीके से, तो आप इंग्लिश में 25 में से 20+ तो आराम से स्कोर कर ले जाएंगे, क्योंकि वही एग्जाम पैटर्न पे जो आप पिछले वर्ष में सवाल आए थे वही सब सवाल आएंगे। लेकिन साथी जीके में नया पैटर्न बदल चुका है, तो हम वही क्वेश्चन आपको करा देंगे जो साथी पेपर में आने वाले हैं। तो इसलिए भाई डेली क्लास करिएगा आप लोग, दोनों क्लास। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 31, अंतिम भारतीय ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? बताइए, द लास्ट इंडियन ओलंपिक्स गेम्स वर हेल्ड इन, कहां पर हुए थे? तो कलकत्ता में। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को, गुरुवयूर दोराई एक कौन सा वादक है? बताइए, गुरुवयूर दोराई ये कौन सा वादक है? तो ये मृदंगम वादक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1779 में मरकरी ऑक्साइड द्वारा उत्सर्जित किए गए तत्वों के लिए ऑक्सीजन नाम तय किया था? बताइए, किसने वर्ष 1779 में
मरकरी ऑक्साइड द्वारा उत्सर्जित किए गए तत्वों के लिए ऑक्सीजन नाम तय किया था? तो साथ ही याद रखिएगा एंटोनी लाबोसियर ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांग जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक एक शिफ्ट में लगभग 2 से 3 सवाल पूछ लिया जाता है जनगणना से। बताइए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांग जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिएगा 2.21% है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35। दूध में किस विटामिन का अभाव होता है? यानी विच विटामिन इज लैकिंग इन मिल्क? तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। सामान्यतः विकास के साथ कृषि क्षेत्र का योगदान कैसा रहता है? तो जैसे सामान्यतः यानी जनरली विकास के साथ जो कृषि क्षेत्र का योगदान रहता है वो हमेशा क्या रहता है? घटता रहता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36। चलिए यहाँ पे हमें मिलान करना है। जैसे निम्नलिखित नदियों को उनकी सहायक नदियों से मिलाइए। सिंधु नदी को हम किससे मिलाएंगे? बताइए साथी, सिंधु नदी को हम किससे मिला सकते हैं? कमेंट करके बताइए सवाल का परफेक्ट आंसर क्या होगा भाई। तो आपको इसमें जैसे यहाँ पे मिलान करना है तो ध्यान यदि आप देंगे तो साथी देखिए सिंधु नदी का किससे मिले? गोरी से, दूधी से, रावी से या हिंडन का? किससे मिले? सहायक नदी कौन सी? आपको पहले ये सहायक नदी देखना है। बताइए जैसे सिंधु का हम रावी से मिला सकते हैं, बहुत ईजी हो, ये तो हो गया, रावी तो मिल गया। और साथ ही यमुना को हम क्या गोरी से, दूधी या हिंडन से? तो साथ ही हम इसको क्या मिला सकते हैं? हिंडन से मिला सकते हैं। यमुना को हिंडन से मिला सकते हैं। काली को गोरी से या दूधी से किसे मिला सकते हैं? बताइए। तो काली नदी को हम गोरी से मिला सकते हैं। उल्टा काली गोरी, ये तो आपने विलोम शब्द पढ़ा होगा, नदियों की सहायक नदी जो होती हैं। और नर्मदा को दूधी से। यानी साथी पहले का तो सी से मिला, दूसरे का डी से मिला और तीसरे का ए से मिला और चौथे का किससे मिला? चौथे का बी से मिला। यही है 1 2 3 4। पहले का सी, पहले का ए तो रॉन्ग करिए, दूसरे का पहले का डी, तीसरा देखिए पहले का सी, दूसरे का डी है, ठीक है, तीसरे का चौथे का बी। बिल्कुल देखिए यहाँ पे 3 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये नदी आपका सिंधु, यमुना, काली, नर्मदा है। इनकी सहायक नदी आपको मैच कराना था तो आपने बहुत अच्छी तरीके से मैच कराया है। तो ऑप्शन भी आपको ऐसे ही हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सवाल का 3rd नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। किस प्रकार की शैलें अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर और ठोस पदार्थों के क्रिस्टलीकरण से बनती है? बताइए किस प्रकार की शैलें अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर और ठोस पदार्थों के क्रिस्टलीकरण से बनती है? तो याद रखिएगा आग्नेय शैलें। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39। क्या होगा राइट आंसर? डैश नृत्य आइकॉन माने जाने वाले वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को स्त्री वेशम हॉल ऑफ फेम गेम में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। बताइए कौन से वह नृत्य आइकॉन माने जाने वाले जो वेदांतम सत्यनारायण हैं, इनको स्त्री वेशम हॉल ऑफ फेम में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। तो याद रखिएगा साथी वो शामिल है कुचिपुड़ी में। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो आंध्र प्रदेश में हुई है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। एतमादुद्दौला का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताइए एतमादुद्दौला का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के अंतर्गत मूर्तियां पत्थर, टेराकोटा और ये किससे बनाई गई थी? बताइए गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के अंतर्गत मूर्तियां पत्थर, टेराकोटा और ये किससे बनाई गई थी? तो चिकनी मिट्टी से बनाई गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 कॉल करिए।
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? बताइए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? 15 जिलों को शामिल करते हुए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे? बताइए, 15 जिलों को शामिल करते हुए कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे? तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को, माधवी मुदगल एक प्रसिद्ध कौन से नृत्यांगना है? माधवी मुदगल एक प्रसिद्ध, ये उड़ीसी नृत्यांगना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक इकाई शाहजहां के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? बताइए, कौन सी प्रशासनिक इकाई शाहजहां के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो चकला। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बताइए, भारत में वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दीपावली। दीपावली तो साथी आने वाला 22 तारीख को है। होली फागुन का समय है। रज पर्व नहीं तो मकर संक्रांति जो जनवरी के महीने में 14-15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यह वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है, मकर संक्रांति। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक है? तो इनमें से प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? बताइए। तो इमरत खान है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस प्रमुख किसान आंदोलन के नेता थे? बताइए, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस प्रमुख किसान आंदोलन के नेता थे? तो बारदोली सत्याग्रह के। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को, जस्टिस फॉर द जज भारत के किस सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की आत्मकथात्मक कृति है? जस्टिस फॉर द जज भारत के किस सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की आत्मकथात्मक कृति है? तो यह रंजन गोगोई की है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कॉल करिए, क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का कौन सा समूह सही है? बताइए, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का कौन सा ग्रुप है? एक तो अरुणाचल प्रदेश है और एक मिजोरम है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को, भारतीय भाषा समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए ब्रिटिश भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए साथी, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1878 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 को, निम्नलिखित में से कौन महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वतंत्र गुप्त राजा था? बताइए, कौन महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वतंत्र गुप्त राजा था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 53, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किस पर केंद्रित थी? तो साथ ही जो पांचवी और छठवीं पंचवर्षीय योजना थी ये विशेष रूप से किस पर केंद्रित थी? तो ये गरीबी में कमी पर केंद्रित थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? तो साथी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो 2015 में स्टार्ट हुई थी इसके तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है?
तो इसमें 10 लाख रुपया लिया जा सकता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? बताइए किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये केरल की है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 56 को, कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली संबंधित है? बताइए कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो याद रखिए ये मोहिनीअट्टम से है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 57, क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? बैडमिंटन में जब किसी शैली को बिना किसी पॉइंट के रोक दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताइए बैडमिंटन में जब किसी रैली को बिना किसी पॉइंट के ही रोक दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिए लेट बोला जाता है। क्या? लेट। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 58 को, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो साथी एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन है इनमें से? तो किशोरी अमोनकर हैं जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 59 को, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस राजवंश को उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत के किस राजवंश को उखाड़ फेंका था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी किया था? तो नंद वंश को उखाड़ फेंका था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 60 को, छोटा नागपुर भारत का एक क्या है? छोटा नागपुर इज अ पर्वत है, नदी है, मैदान या पठार है? तो ये तो पठार है, छोटा नागपुर पठार। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 61 को, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उत्तरदायित्व किसका होता है? स्वतंत्रता दिवस की बात हो रहा है, यानी 15 अगस्त को कौन झंडा फहराता है? बताइए। तो आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री फहराते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 को, 1803 में किसने विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को दर्शाने के लिए वृत्त और तीर के चिन्हों का उपयोग किया था? बताइए 1803 में किसने विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को दर्शाने के लिए वृत्त और तीर के चिन्हों का उपयोग किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 63, स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था? बताइए स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था? तो ये ईबी रामास्वामी नायकर द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है? बताइए दोस्त कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है? तो यह अनुच्छेद 24 करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो उत्तर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है जो लगभग 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है? बताइए उत्तर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा सागर कौन सा है जो लगभग 3.86 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है? तो याद रखिएगा अरब सागर है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 को, बराकर नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बराकर नदी तो किसकी सहायक नदी है? तो ये दामोदर नदी की ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 67 को, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
तो साथ ही लास्ट में स्कोर करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। इस टाइम आप देख रहे होंगे डेली क्लास नहीं आ पा रही है, या एक एक दिन के बाद क्लास आ रही है, वो भी आ रही तो एक दिन, लेकिन आपके लिए कुछ स्पेशल तैयार करें, इसलिए साथ ही क्लास नहीं आ पा रही। आप टेंशन नहीं लेंगे, हम आपको पूरा क्लास दे देंगे, बस आपको डेली क्लास लेना है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करें उसी एग्ज़ाम की क्लास आप उसी की तैयारी करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे हम दिल्ली पुलिस का भी क्लास देते हैं तो उसको भी कर लिया, और यदि आप ग्रुप डी के क्लास दे रहे हैं उसको भी कर लिया। यदि आपका टारगेट जो एक एग्जाम है तो केवल उसी फोकस करिए, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे निम्नलिखित में से किस महान क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये तो सचिन तेंदुलकर की है, प्लेइंग इट माई वे ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 को। कोंकण रेलवे भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? बताइए, कोंकण रेलवे भारत के किन राज्यों को जोड़ता है? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 70 को। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो दोस्त याद रखिए 15 जनवरी को, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 71 को। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? बताइए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था, यानी कितने वर्ष का था? तो 3 वर्ष का केवल था, ऑप्शन है यहां से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72 को। निम्नलिखित में से कौन 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य था? बताइए, 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य कौन था? तो अरविंदो घोष था, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 73। नाहिद सिद्दीकी ये किस शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बताइए, नाहिद सिद्दीकी किस शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये कथक की हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 को। द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? बताइए, द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो साथ ही याद रखिए गोपुरम बोला जाता है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 75 को। कंपनी अधिनियम किस वर्ष कंपनी से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है? बताइए, तो याद रखिए कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 76। पंडित राम नारायण एक कौन से वादक है? पंडित राम नारायण इज कौन से वादक है? तो ये सारंगी वादक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 को। 1950 में भारत में लघु उद्योगों को उन सभी उद्योगों के रूप में परिभाषित किया गया जिनमें अधिकतम निवेश की राशि कितनी थी? बताइए, 1950 में भारत में लघु उद्योगों को उन सभी उद्योगों के रूप में परिभाषित किया जिनमें अधिकतम निवेश की जो राशि थी वो लगभग 5 लाख रुपए थी, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 78 को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी है? बताइए, कौन सा रक्त उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी है? बताइए, तो याद रखिएगा सोडियम है, यानी Na है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? बताइए, इंपॉर्टेंट सवाल, इसको याद करिएगा आप लोग। बताइए दोस्त, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो साथ ही याद रखिएगा 1989 में, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 80 को। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए साथी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई।
भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है? पहले तो साथी कहाँ पर थी? महाराष्ट्र में, लेकिन अब कहाँ पे हो चुकी? यूपी में हो चुकी है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को हल करिए। खजुराहो निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानियों में से एक था? तो ये चंदेल राजवंश के राजवंशों की राजधानियों में से एक था खजुराहो। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कल करिए क्वेश्चन नंबर 82। मोढेरा में सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? बताइए, मोढेरा में सूर्य मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया? तो राजा भीमदेव प्रथम द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कल करिए तो क्वेश्चन नंबर 83। यूपीआई के लिए मार्गदर्शी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यूपीआई के लिए मार्गदर्शी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2016 में स्टार्ट की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कल करिए क्वेश्चन नंबर 84 को। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो आप जानते हैं कोच्चि को अरब सागर की रानी को रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कल करिएगा क्वेश्चन नंबर 85 को। निम्नलिखित में से किस अवधि को सरकार द्वारा योजना अवकाश घोषित किया गया था? बताइए, किस अवधि को सरकार द्वारा योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो साथ ही याद रखिए 1966 से लेकर 1969 के बीच तक। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कल करिए क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी? तो ये आपका नागालैंड में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कल करिए क्वेश्चन नंबर 87 को। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित रेगिस्तान का क्या नाम है? बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द डेजर्ट लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया? क्या नाम है? तो थार है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 88 कॉल करिए। भारत ने किस वर्ष पुरुष हॉकी विश्व कप जीता था? इन विच ईयर डिड इंडियन विन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? बताइए। तो साथ ही याद रखिएगा 1975 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर क्या होगा? एथलेटिक्स में किस दौड़ स्पर्धा में बाधा दौड़ का उपयोग किया जाता है? बताइए। एथलेटिक्स में किस दौड़ स्पर्धा में बाधा दौड़ का उपयोग किया जाता है? तो 400 मीटर में, बिल्कुल 400 मीटर में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 90 को। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए शशि थरूर है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कल करिए क्वेश्चन नंबर 91 को। पुरी का कार महोत्सव या रथ महोत्सव रथ यात्रा किस भगवान से जुड़ा एक प्रसिद्ध त्योहार है? पुरी का कार महोत्सव या रथ महोत्सव रथ यात्रा किस भगवान से जुड़ा एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो याद रखिए जगन्नाथ भगवान से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 92 को हल करिए। ब्रिटिश भारत की सरकार ने किस वर्ष एक कानून पारित किया जिसके अनुसार ईसाई धर्म अपनाने वाले को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ है? बताइए। ब्रिटिश भारत की सरकार ने किस वर्ष के एक कानून पारित किया जिसके अनुसार ईसाई धर्म अपनाने वालों को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा 1850 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 93। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 94 को। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सड़कों पर सबसे अधिक सड़क यातायात होता है? तो बताइए भारत में किस प्रकार की सड़कों पर सबसे अधिक सड़क यातायात होती है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 95 को। क्या बनेगा इस सॉल्व का? बिल्कुल राइट आंसर। अंबुबाची मेला असम में किन मंदिरों के परिषद में आयोजित किया जाता है? बताइए इस सॉल्व का परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंबुबाची मेला असम में किस मंदिर के परिसर में आयोजित किया जाता है? तो याद रखिए कामाख्या मंदिर में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 96 को। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले द्वारा नहीं की गई थी? बताइए कौन सी पुस्तक जो है इसकी रचना ज्योतिबा फूले द्वारा नहीं की गई? तो याद रखिए द अनटचेबल। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कल करिए क्वेश्चन नंबर 97 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया? बताइए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था? तो दोस्त याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद जी ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98 कॉल करिए। अलंकरण की कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? बताइए। अलंकरण की कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुआ था? तो यह शाहजहां के समय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 99 कॉल करिए। क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? बताइए। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो साथी मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन हल करेंगे आप सभी साथी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप होमवर्क में दीजिए। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? परफेक्ट आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए, तुरंत बताइए। तो साथी उम्मीद करूंगा ये रिवीजन क्लास आपके लिए बेस्ट लगा होगा। डेली क्लास लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, अपनी तैयारी यहाँ से जीके में बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आप डेली पहले तो क्लास लीजिएगा, अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी करिए भाई। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करें सर एमटीएस क्लास नहीं आ रही है, तो आज से आना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ दोपहर 12:30 पे नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।